चले जी। तो वो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है जो मैंने दी थी, सेल्स थी और कैश रिसीव हुआ था, वो निकाले जरा एग्जाम्पल। पहली एंट्री पास की थी हमने क्रेडिट सेल्स की, है डेटा। उसका मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। सबको टी अकाउंट बनाना आता है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाए। जिस ट्रांजेक्शन में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है ना, वो पोस्ट कर दे रहे हैं। सबसे बुरा रिजल्ट जो कैफ का आता है ना, वो अकाउंटिंग के पहले पेपर का आता है। उसकी वजह पता क्या होती है? पीआरसी में बच्चा है तो एग्जामिशन लेके आगे चला जाता है, या पीआरसी का हलवा समझता है पेपर को ना, बहुत आसान है, एमसीक्यू बेस्ड है, तुक्के भी मारेगा तो पास हो जाएगा। तो वो उस ग्रिप के साथ आगे जाता ही नहीं है। जब पहली मर्तबा वो उस स्ट्रक्चर के एग्जाम देखता है ना, फिर उसे अक्ल आती है। फिर वो सही तरीके से आगे पढ़ना शुरू, फिर आगे वाले पेपर का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सही है, 20 से 25% रिजल्ट आता है, विच इज वेरी वेरी लो। उसकी वजह ये, इस पेपर में तमीज से नहीं पढ़ते। अगर वो इस पेपर में पढ़ लें तो फायदा होगा उनको। ठीक है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या थी? वहां बनेगी, नीचे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या थी। क्या बनाई थी हमने? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था और सेल्स को क्रेडिट किया था। तो कितने से किया था? 5 लाख हो गई ट्रांसफर। सेल्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी एंट्री थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक ही नहीं है उसको। तीसरी एंट्री क्या थी? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना? 30,000। अब एक चीज जरा, जब तुम एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा एंट्री से रिसीवेबल का अकाउंट बनाओगे ना, तो इसकी जो पोजीशन है ना फिक्स्ड होती है, आपको याद हो जाएगा। फिर आप बगैर एंट्री के रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, आपको पता है सेल्स यहाँ लिखी हुई होती है, रिटर्न वहां लिखा हुआ होता है, ये यहाँ लिखा हुआ होता है, ये सारी जिंदगी आप एंट्री से अकाउंट नहीं बना। 2-3 मरतबा बंदे को याद हो जाता है। ठीक है, आगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना? 2,50,000। फिर क्या था? बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना? 15,000। अच्छा, बैड डेट्स भी हमारा टॉपिक है, तो बैड डेट्स का भी एक अकाउंट ओपन कर लूँ। यानी जो टॉपिक से रिलेटेड अकाउंट है ना, मैं वो बना रहा हूँ सिर्फ। बैड डेट्स का अकाउंट हो गया। तो बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट हुआ 15,000 से, और क्रेडिट क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल। बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और बताएं। बस। अब हमें डाउटफुल डेट्स की वैल्यू चाहिए, ताकि हम डाउटफुल डेट्स की वैल्यू निकाल के उसका अलाउंस बना लें। ठीक है, डाउटफुल डेट्स की वैल्यू निकालने के लिए रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होना मस्ट है। तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। चलो जी, टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। 5 लाख डेबिट साइड पे आ गया, 5 लाख क्रेडिट साइड पर आ गया, और इन तीनों को 5 लाख में से माइनस कर दो। कितना हो गया? 2,50,000, 30, 2,80,000, 2,95,000। तो 2,05,000। किसी को अगर ये निकालना नहीं आता ना, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अकाउंट नहीं समझ सकता हूँ। इसके लिए शर्त क्या है? आपको रिसीवेबल का अकाउंट अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, उसकी सारी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए पीछे से। अच्छा, वो जो एरर का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वो टॉपिक कोई नया, वो टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक ये है कि जो हम एंट्रीज बनाते हैं ना, वो एंट्रीज गलत बना के दी हुई होंगे अब।
जैसे सेल्स की एंट्री है, उल्टी कर दी, बोले ठीक करो, आगे पीछे कर दी, तो वो टॉपिक इतना अजाब बन जाता है स्टूडेंट के लिए। उसकी वजह ये होती है उनको सीधा करना नहीं आता, तो उल्टा कैसे करेंगे? एक बंदे को एक काम सीधा नहीं आता तो गलत काम को ठीक कैसे करेंगे? सही है ना? इसकी एग्जाम्पल ऐसे, एक बंदे को चाय बनाना नहीं आती, और आपने चाय में जो ना पहले चीनी की जगह पत्ती डाल दी, पत्ती की जगह चीनी, उसको बोले ठीक कर दो, बोले मुझे चाय बनाना नहीं आती तो ठीक कैसे करूंगा? तो आपको पहले एंट्रीज अच्छी बनाना आएंगी, तो एरर्स इज अ पीस ऑफ केक। लेकिन अगर आपको एंट्रीज ही नहीं आती तो एरर्स का टॉपिक गया आपके, अजाब है एरर का टॉपिक। ठीक है? तो हर एंट्री, पहले भी एंट्रीज की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन एरर्स का टॉपिक आने के बाद तो अब एंट्रीज क्या बनाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि 4-5 MCQs भी आ गए तो वो फिर डिजास्टर पैदा कर देंगे। सही है? तो ये निकाल लिया हमने। अब एक चीज देखें कि ये 2,05,000 है ना, ये साल के एंड में पता लगा ना, क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड में आता है। ये साल के एंड में आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पूरे साल हम कस्टमर को बेचते रहे, सही है, पैसा आता रहा, कुछ बैड डेट्स पे निकल गए। साल के एंड में हम क्या कह रहे हैं? बैड डेट्स माइनस हो चुके हैं, या ये गुड डेट्स हैं? ये गुड रिसीवेबल है, बिल्कुल। ये कौन है? ये गुड रिसीवेबल, अच्छे अंडे हैं ये, गंदे अंडे निकल गए, बैड डेट्स। तुम आए थे पिछली क्लास में? फिर अब पिछली क्लास वाला सारा कॉन्सेप्ट जो था ना, थीम, वो खत्म करके तुम यहाँ बैठोगे तो आगे क्या समझ में आएगा? गंदे अंडे निकल गए। अच्छा, अब ये बच गए बाकी रिसीवेबल। क्या ये पैसा हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा? सही है, भाई बैड डेट्स है ना, वो तो माइनस कर दिए, ये तो मिलना चाहिए। लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन अच्छों में से भी बाज दफा समटाइम्स क्या हो जाते हैं? बैड डेट्स बन सकते हैं। सही है, तो क्या करें? एक हल है कुछ ना करें, इंतजार करें। दूसरा हल है कि पहले से रिकॉर्ड कर ले, तो अकाउंटिंग कहती नहीं, पहले से रिकॉर्ड। प्रिंसिपल क्या? पहले से अंदाजा लगा के कि इतने से कितने जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी? तो बैड डेट्स होते हैं कंफर्म, और डाउटफुल डेट्स होते हैं पोटेंशियल, हो सकता है, माइट बी, मे बी। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें अलाउंस बनाना पड़ता है, एक अमाउंट सेट असाइड करते हैं। हो सकता है कि इतना अमाउंट हमें ना मिले। ये अलाउंस बनाने का तरीका क्या है? हम पास्ट से सीखते 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 एक अंदाजा लगाएंगे कि जी कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर भाग जाएंगे। सही है? सवाल में मैंने कितना लिखवाया था? तो 5% अलाउंस निकाल रहा हूं मैं। अलाउंस कितना होगा? 5%। किसका? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें आधी अवाम फंस जाती है। किसका 5%? अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस का, गुड डेट्स वाला। कितना? 205,000। अब हमें लग रहा है कि ये भी भागेंगे, ये भी भाग जाएंगे। क्या ये बैड डेट्स है? ये बैड डेट्स नहीं है, ये कहलाते हैं डाउटफुल डेट्स। ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म होते तो बैड डेट्स नहीं होते। एक होता है कंफर्म जन्नती, ये पोटेंशियल जन्नती। कंफर्म जब होगा जब ये अपने मुंह से कहेगा कि मैं पैसे नहीं दे दूंगा, आप इसके पीछे जा रहे हैं, आपके हाथ में नहीं आ रहा, पक्का पता लग गया, तब वो बैड डेट्स बन जाए। तब तक वही डाउटफुल रहेगा, तब तक ये डाउटफुल ही खेलते रहेंगे, डाउटफुल के साथ सारी जिंदगी में। कोई पता लगेगा भाई, 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये देखो कि इसकी डेडलाइन कितनी है, 40 दिन की, 50 दिन की। 50 दिन पूरे हो गए, आप उसके पास गए, घर पे ताला लगा हुआ, ऑफिस गए, ऑफिस में भी ताला लगा हुआ है, मोबाइल फोन वो भी बंद है, चले जी, बेड डेट्स हो गए। जिसका ऊपर आपने डाउट किया था ना, वो बेड डेट्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जैसा मुझे लग रहा है ये, मैंने कहा ये तो डैश शक्ल से ही सही नहीं लग रहा। लेकिन पता लगा जो उसके बराबर वाला मुझे अच्छा लग रहा था ना, वो निकला 2 नंबर और वो निकला 1 नंबर, तो मेरा तुक्का गलत भी तो हो सकता है। तो इस डाउटफुल डेट्स में से कुछ बेड डेट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये मेरे परसेंटेज वेरी करती रहेगी, कभी मैं 5 लगाऊंगा, कभी मैं 3 करूंगा, कभी मैं 8 करूंगा।
ये हर साल ऐसे ही चलता रहेगा मामला। सही है। कंफर्म का पता चलता जाएगा, उसको लिस्ट में से निकालता जाऊंगा, बाकी नए आने वाले होते हैं उसको ऐड करता जाऊंगा। सही है? अच्छा जी, अब इसकी एंट्री क्या पास करें? तो इसकी एंट्री पास होगी, इस एंट्री को आप बेड डेट्स की एंट्री की तरह इसको याद कर लें। इसकी एंट्री क्या होगी? डाउटफुल डेट्स डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? अलाउंस फॉर, मैंने वजह बता दी थी कि हम रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, उसकी वजह मैंने और बता भी दिया था कि इसकी नेचर क्या होती है। कॉन्ट्रा एसेट नेचर होती है। अलाउंस की नेचर अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, तो आप कहेंगे ये है कॉन्ट्रा एसेट। समथिंग विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एसेट। वो चीज जो एसेट की वैल्यू को कम करती है वो कहलाती है कॉन्ट्रा एसेट। याद रखिए कॉन्ट्रा एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट अ लायबिलिटी। कुछ लोग इसको लायबिलिटी समझ बैठते हैं। इट्स नॉट अ लायबिलिटी। आगे जाके देखें ना, इसकी हरकतें लायबिलिटी वाली होंगी। सही है, मिलती जुलती हरकतें। तो अगर एक मर्द है और उसकी हरकतें औरतों वाली है तो उसको औरत क्यों बोलेंगे? मर्द ही बोलेंगे ना भाई, चेंज क्यों करेंगे? तो ये इसकी असल नस्ल क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। इट्स नॉट अ लायबिलिटी। एमसीक्यूज में आ जाए अ कॉन्ट्रा एसेट इज अ लायबिलिटी, तो आप कहेंगे फॉल्स। सही है। ये हमारा पूरा साल कंप्लीट हो गया। इस एंट्री को पोस्ट करें, इस एंट्री के टी अकाउंट्स बने। एक टी अकाउंट बनेगा डाउटफुल डेट्स का, एक डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बना है, और एक अलाउंस का टी अकाउंट बना है। ये जो अप्रोच है ना टी अकाउंट बनाने की, यही सही अकाउंटिंग सिखाती है कि आपको एंट्री बनानी है और एंट्री बनाकर उससे टी अकाउंट बनाना है। जिसने ये नहीं सीखा वो यहाँ पे आगे नहीं चल पाएगा। सबसे ज्यादा पेपर सीए के अंदर अकाउंटिंग के, सबसे ज्यादा 5 पेपर्स हो गए नई स्कीम में सीए के, पीआरसी मिला के अकाउंटिंग के। ऑडिटिंग के 2 पेपर्स हैं, टैक्स के भी 2 पेपर। इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंटिंग। एंट्री पोस्ट करें, डाउटफुल डेट्स डेबिट। ठीक है जी। इसके सामने क्या लिखेंगे? अलाउंस। अलाउंस लिख दें, पूरा लिख दें, कोई मसला नहीं। अलाउंस पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई। अच्छा, आपकी किताब जो है ना, उसमें वो एक हरकत ये करता है, उसको मैं क्लियर कर दूं। वो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का एक ही अकाउंट बना देता है। सही है। वो कहते हैं दो दो अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, एक ही अकाउंट बना ले। बेहतर ये कि 2 अकाउंट बनाए जाए, लेकिन आगे जाके मैं बता दूंगा एक कंबाइन अकाउंट भी कैसे। अभी आप नहीं बनाएंगे, अभी आप बैड डेट्स का अलग अकाउंट बनाएंगे और डाउटफुल डेट्स का अलग अकाउंट बनाएंगे। बन गए अकाउंट सारे। जब अकाउंट्स बन जाते हैं ना तो उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलता है लाजमी, हमेशा। क्या ख्याल है? हमेशा निकलता है? सोच ले। कुछ अकाउंट नहीं निकलता, कुछ अकाउंट का नहीं निकलता। 3 तरह के अकाउंट्स हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं हम। पहला, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 3 आइटम्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, सीएफ लिखा जाता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है और बैलेंस शीट हर साल चलती रहती है ना, तो ये आइटम चलते रहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आएगा अगले साल ओपनिंग, फिर क्लोजिंग आएगा, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग आएगा, फिर ओपनिंग, ये चलता रहेगा। कितने? 3 एसेट्स, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल कैपिटल। सही है। बाकी कितने बचे? 2, इनकम एंड एक्सपेंस, उनका सीएफ बैलेंस नहीं आएगा। ये कहीं लिख लें कॉर्नर में। तो आपको ना टी अकाउंट की पहचान है, ये कौन सा टी अकाउंट है, किस चीज का टी अकाउंट है ये? अकाउंट रिसीवेबल क्या है, इसकी नेचर क्या है? अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है? ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स। आगे सीएफ,
बेड डेट्स की नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। बेड डेट्स की नेचर क्या है? एक्सपेंस। लॉस की नेचर भी एक्सपेंस ही होती है, एक्सपेंस होगी। डाउटफुल डेट्स की नेचर क्या है? डाउटफुल डेट्स ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल है। सही है। ये इनकम एंड एक्सपेंस की बिरादरी से, फैमिली से ताल्लुक है इसका भी। सही है। आप इसको भी बोल दे जी, एक्सपेंस या इनकम की कैटेगरी से आएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ना ये एसेट है, ना ये लायबिलिटी है, ना ये कैपिटल है, ना ये इनकम है, ना ये एक्सपेंस है। ये पांचों में से कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये कॉन्ट्रा एसेट है। सही है। तो कॉन्ट्रा एसेट जो है, इसका भी हमेशा सीएफ बैलेंस आएगा। अब इसको क्लोज करें। अब इनकम और एक्सपेंस वाले जो अकाउंट होते हैं ना, उसमें सीएफ नहीं लिख सकते। उसमें क्या लिखते हैं? इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है दो चीजों से, ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस। या तो प्रॉफिट आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसके तमाम जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब लिखेंगे कैसे? बेड डेट्स को ट्रांसफर करें प्रॉफिट एंड लॉस में। बेड डेट्स का बैलेंस कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ बैलेंस? डेबिट साइड पे टोटल किया इसका, इसका टोटल ऑपोजिट साइड पे लिखा। बैलेंस कहाँ बच रहा है? यहां लिख। अब मैं गलती कर देता हूं, मैं लिख देता हूं सी एफ। अगर मैं ये लिख दूं सी एफ तो ये टेक्निकली ब्लंडर है, नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैंने लिख के काटा। आप भी लिख के काटें ताकि आपको याद रहे जब भी नजर पड़े कि ये नहीं करते। ठीक है। इसकी जगह आप लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रांसफर हो गया। हर एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट है, उसमें बैलेंस में सीएफ की जगह क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा जी, डाउटफुल डेट्स भी यही है, इसकी नेचर भी वही है। तो ये भी कहाँ चला जाएगा? इसको 250, ये 10250, और इसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट एसी को मैं अकाउंट लिखता हूँ। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है। जब तुम एओए पे चल रहे हो तो हम अकाउंट नहीं लिख सकते। एओए। कल पूछा जाएगा नमाज कैसे पढ़ते हो, टाइम नहीं था, शॉर्टकट में पढ़ते थे। सलाम करने के लिए भी मुंह से अल्फाज नहीं निकलते मुसलमानों में कि पूरा सलाम करना। ये एओए सलाम होता ही नहीं है, इस पे सवाब भी नहीं मिलता जब तक आप जो तमीज वाला है ना वो ना बोलें किसी को। ये एओए नहीं होता ना, एओए बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी क्यों लिखते हैं एओए? इसका आपको कोई सवाब नहीं मिलने वाला शॉर्टकट में। समझ में आया? बोले मेरे दिल में तो है, बोले भाई मेरे दिल में भी बहुत है तुम्हारे लिए। दिल की बात नहीं होती। वो दिल में नमाज पढ़ लो। मैं सुबह रात में सो रहा था, सोते सोते मैंने दिल में नमाज पढ़ ली, हो जाएगी? मेरी नीयत तो थी ना यार, दिल में रात को नियत करके सोया था, नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? ऐसा कोई होता? ए ओ ए पता नहीं किस खबीस ने इजाद किया, डैश ने। मैं आजकल तो वो नीचे वो आ जाते हैं पूरे, क्या कहते हैं उसको, पूरा सलाम लिखा हुआ होता है, आप बटन दबाएं वो कॉपी पेस्ट कर दें। इतना भी नहीं होता किसी से। सही है। इतने सुस्त और काहिल हो गए कि बस अल्लाह रहम कर। अब वो वक्त का इंतजार है, बस खाना खुद ब खुद उड़ के आए और आप मुंह खोलें, बल्कि वो भी खुद ब खुद खुले, वो जाए खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, और आप बस मोबाइल पे लगे हो। सारे काम खुद ब खुद हो रहे और आप मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है कि मैं छोड़ के जाऊंगा तो कुछ हो ना जाए, कोई खबर, कोई धमाका शमाका, कोई मिस ना हो जाए। बंदा यूं खुद ही ऊपर कर रहा होता, कुछ नया तो लाओ, कुछ नया, कुछ नया। वो नहीं दिखा रहा होगा तो परेशान, यार ये फेसबुक दिखा क्यों नहीं रहा, आधे घंटे पुरानी खबरें क्यों दिखा रहा है? इतनी बेचैनी है कौम को नॉलेज की।
वो उल्टी सीधी आ जाए कहीं से, वहां ये हो गया वहां वो हो गया, उसको मैसेज करो, उसको लाइक, उसको शेयर, फराइज और वाजिबात की तरह ही लाइक शेयर। पता है, मैं हार्डली किसी को कमेंट करता हूँ, हार्डली। और बहुत सारे तो मैं करते करते ना पीछे चला जाता हूं। मैंने कहा अभी बोलूं क्या बोलूं उसको, छोड़ो यार, इस गंद में कौन घुसेगा। मैं बोलूंगा ना अच्छी बात, उस पर 10 मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे नीचे, अच्छी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो मैंने कहा स्टे अवे। जब सारे जाहिल हो जाए ना, तो अक्लमंद जो होंगे ना, पढ़े लिखे, वो कॉर्नर पकड़ेंगे, कॉर्नर, कहे दूर रहो इन लोगों से भाई, ऐसा ना हम भी इन जैसे हो जाए। तो ये आजकल वही जमाना चल रहा है, सेम टू सेम। खैर, चले आगे बढ़े। अब मसला आता है इसका, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट, इसका सीएफ आएगा। डालें जी, कहाँ आएगा इसका सीएफ? इसका सीएफ मैंने अगर निकाला तो वो यहाँ आ रहा है। सर क्या इसका सीएफ यहीं आएगा हमेशा? यस, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है। एसेट का सीएफ कहाँ आता है? उधर। तो कॉन्ट्रा का उधर नहीं आ सकता। जब भी आप कॉन्ट्रा एसेट का सीएफ निकालेंगे कहाँ आएगा? इधर ही आएगा हमेशा। इम्पॉसिबल है कि ये कभी इधर चला जाए। आप वैसे तुक्का नहीं मारे, बना के देखें, आपको हमेशा ही इसकी जगह यही नजर आएगी। अच्छा, जो चीज सीएफ होती है वो आखिर में फिर ओपनिंग बैलेंस भी तो बनती है ना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 2,05,000। ये सीएफ है। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? सर ये डेबिट है ना, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस। जहां लिखा हुआ होता है ना, उसकी ऑपोजिट साइड बोलते हैं। लिखा हुआ कहाँ है? क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ठीक है जी। और कॉन्ट्रा कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड के ऊपर, डेबिट साइड के ऊपर। तो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। सही है। अब जब क्रेडिट बैलेंस आता है ना, कुछ लोग धोखे में आ जाते हैं, कहते हो तो लाइबिलिटी का होता है। तो वो कॉन्ट्रा एसेट लाइबिलिटी नहीं बनेगी। बैलेंस अगर उसका वहां भी लिखा हुआ है तो उसे लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी। वो क्या रहेगा? वो कॉन्ट्रा एसेट ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब आप साल शुरू करते हैं तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो क्या बन जाते हैं। तो जब नया साल शुरू होगा तो इसका बीएफ में आंखें बंद करके लिख रहा हूं, बगैर सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता है ये एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आता है। ठीक है। और आप पीछे से सीएफ उठा के लाएंगे ना, तो वो बता भी रहा होगा, सही कह रहा हूँ। और जो अलाउंस होगा उसका ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा। सही है जी, क्योंकि इसका सीएफ कहाँ था? तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा। अब इसी तरह से आप हर साल सेल्स रिटर्न ये वो डाल के फिर सीएफ निकाल लेंगे। सही है। फिर वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? बीएफ बन जाएगा। ये कहानी इसी तरह से हर साल चलती रहेगी। ठीक है जी। अब है असल कहानी। इस टॉपिक में 3 चीजें। बेड डेट्स सिंपल है, क्या होते हैं, एंट्री क्या बात होती है, बच्चे को भी रटवा दो 3 दिन के बाद वो एक्सपर्ट हो जाएगा। बेड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कौन सा मुसीबत वाला काम है। बेड डेट्स क्या होता है? कंफर्म, भाग गया बंदा, पैसे नहीं देगा। सही है। दूसरी चीज होती है बेड डेट्स रिकवर्ड, वापस आ गया, पैसे दे दिए तो हमने कैश डेबिट, बेड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, कौन सा मुसीबत वाला काम है। ना कोई कैलकुलेशन करनी है, सिंपल 2 एंट्रीज आपको याद करनी। इसमें मुसीबत क्या है कि जो डाउटफुल डेट्स होते हैं ना, वो हर साल नए कैलकुलेट करने पड़ते हैं। हर साल नए कस्टमर आ रहे होते हैं, पुराने जा रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, कुछ बैड डेट्स हो रहे होते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। तो ये हर साल फिक्स नहीं रहता। हर साल एंड के ऊपर आपको अलाउंस दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है। अब एज ए रिजल्ट देखें क्या होगा। अब ऐसे ये साल खुला, ओपनिंग स्टार्ट हुआ। पिछले साल हमने कितने लोगों पे डाउट किया था? कितने? अब 5% छोड़ दें, वैल्यू पे बात करें। हमने कहा 10,250 वाले कस्टमर, इतनी वर्थ के कस्टमर भाग जाएंगे। साल शुरू हुआ, पता लगना शुरू होगा ना, कोई भागा नहीं भागा, बैड डेट्स हुए नहीं हुए, पूरा साल गुजर गया। गुजर गया। हम एंट्रीज पास करते रहे, सेल्स हुई, सेल्स की पास की, कैश आया, कैश की पास की, बेड डेट्स हो गए, बेड डेट्स की पास की, आखिर में फिर दोबारा साल के एंड में पहुंच गए, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। अब
अब क्या करें? नेक्स्ट ईयर के लिए ये पर अब दोबारा दोबारा अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा, हर साल के एंड के ऊपर अलाउंस दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा। अभी कितना रखा हुआ हमने रिकॉर्ड करके? 10,000. ये तो पिछले साल के एंड पे था ना, पूरा साल गुजर गया, इसके अंदर चेंजेस आ चुकी होंगी। अब हम क्या करेंगे, साल के एंड में दोबारा एस्टिमेशन करेंगे, क्योंकि तो एस्टिमेशन है ना, तुक्का था, ये चेंज भी तो हो सकती है। तो हम साल के एंड में दोबारा, फिर अगले साल क्या होगा, फिर दोबारा, फिर अगले साल क्या होगा, फिर दोबारा। सही है जी, राइट। तो सपोज करते हैं, लेट्स अज्यूम कि साल के बिगिनिंग में हमने अलाउंस कैलकुलेट किया था, लास्ट ईयर वाला, वो कितना आ रहा था? 10,000. ठीक है, ये कहां से आया? पिछले साल के एंड से आया। सही है। अब साल गुजर गया, जब साल गुजरा तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, और उसके ऊपर हमने अलाउंस की परसेंटेज लगाई, तो हमारे पास सीएफ आएगा। आएगा सीएफ, अलाउंस की परसेंटेज जो लगाते हैं ना, उसके बाद जो आपके पास आ रहा होता है वो एंडिंग बैलेंस आ रहा होता है, आएगा ना एंडिंग बैलेंस परसेंटेज लगा के। तो हमने अलाउंस कैलकुलेट किया दोबारा, वो अलाउंस बन रहा है 12,000। ये एक सिचुएशन होगी, ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, लास्ट ईयर हमने अलाउंस कितना रिकॉर्ड किया था, निकाला था 10250। इस साल हमने निकाला तो अलाउंस पता लगा कि जी अलाउंस तो 9,000 होना चाहिए। ये दो केस बनेंगे, जब भी आप अलाउंस निकालेंगे तो पिछले अलाउंस के मुकाबले में नया अलाउंस ज्यादा आएगा या क्या होगा, कम आएगा। बस ये दो चीजें होंगी। अब आप बोलोगे सर पिछली वाली एग्जाम्पल में तो आपने किया ही नहीं था ऐसे। तो पिछले वाली एग्जाम्पल में क्योंकि वो पहला साल था ना, इसलिए मैंने नहीं किया था। अगर मैं उसको करके दिखाऊं आपको, तो ब्रॉड फॉरवर्ड जो था ना, वो क्या था, क्योंकि जब कंपनी का पहला साल होगा तो अलाउंस पिछले साल तो कुछ होगा नहीं, और जब मैंने क्लोजिंग निकाला था तो वो कितना आ रहा था, 10250। तो सिचुएशन तो यही बन रही थी। सही है, ये पहले साल था। अब हर अगले साल सिचुएशन या तो क्या बनेगी, पहली या दूसरी। तो जब तक आप ये निकालेंगे नहीं ना, अलाउंस की एंट्री पास नहीं हो सकती। उसके लिए शर्त क्या है, कि आपको अलाउंस का बीएफ दिया हुआ होगा, आपको उसका सीएफ निकालना पड़ेगा। यही सबसे ट्रिकी चीज है इस टॉपिक की, कि सीएफ निकालने के लिए आपको पहले नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब वो आ जाएगा तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस बन रहा है, 10250 माइनस 12,000, कितना बन रहा है, 2250 बन रहा है। तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है, 1750 बने। सही है जी। भाई देखिए, आपकी जेब में 1,250 थे, 10250 थे, मैंने आपको आपकी जेब में 12,000 रुपये डाल दिए उसकी जगह, और आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, आप बता ही नहीं पा रहे, कैसे पढ़े लिखे आप। तो यहां मैं पता क्या करूंगा, कि मेरा अलाउंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज। इसे क्या कहते हैं, इसके माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़ना, इंक्रीज इन अलाउंस। पिछले साल मुझे लग रहा था कि 10250 के कस्टमर भागेंगे, अब मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि अब जमान वक्त जो ना अच्छा नहीं चल रहा, लोग धोखेबाज ज्यादा हो गए। सही है, कस्टमर गलत पकड़ लिए मैंने, तो डाउट भी ज्यादा हो गया। कितना डाउट हो गया, 12,000। तो ये जो 1750 है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन अलाउंस। देखो ये तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं ना पिछले साल। ठीक है, हम ये कह रहे नहीं, इतना रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, 10,250 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसकी एंट्री भी पास हो चुकी है। फर्दर कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, वो ये बताएगा, इसको रिकॉर्ड करेगा। सही है। अब ये तो इंक्रीज हो गया, यहां देखिए यहाँ क्या हुआ, लोग अच्छे सुधर गए लोग ना। हम समझ रहे थे इतना अलाउंस होना चाहिए, अब ईयर एंड पे पता लगा इतना नहीं होना चाहिए। तो अब हम अलाउंस को क्या करेंगे, डाउटफुल को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज इन अलाउंस।
अच्छा, कुछ बेचारे टीचर भी ऐसे होते हैं, बच्चे भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर माइनस में आएगा, तो इंक्रीज प्लस आएगा, रटवा देते हैं। आगे क्या करेंगे अगर ऐसे रट्टियां मार मार के आगे जाएंगे तो? इतनी सी बात है, डिफरेंस चेक कर लो, या तो इंक्रीज इन अलाउंस होगा या डिक्रीज इन अलाउंस होगा। इतना कॉमन सेंस रखना चाहिए। अब बनता है कि एंट्री क्या पास होगी डाउटफुल डेट्स की? वह दोनों में सेम तो नहीं पास हो सकती। इंक्रीज इन अलाउंस की ये एंट्री पास होगी, नोट कर ले। डाउटफुल डेट्स डेबिट 1750, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। वही एंट्री है जो पहले बताई थी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 1750। इसका मतलब पीछे भी इंक्रीज हो रहा होगा ना, तभी तो ये एंट्री पास की थी। अब डिक्रीज की अब उल्टी कर दे एंट्री। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करें, डाउटफुल डेट्स डेबिट, और डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करें। पहले तो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री याद होनी चाहिए, डिक्रीज की याद होनी चाहिए, फिर रिसर्च मारना इसके ऊपर कि एंट्री ये क्यों बन रही है। बैठ कितनी एंट्रीज इस टॉपिक में अब तक? बाकी वो रिसीवेबल वाली एंट्रीज पीछे से आ रही है, वो इस टॉपिक की एंट्रीज नहीं है, पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं। इस टॉपिक में आपको अभी फिलहाल 4 नई एंट्रीज मिली। बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स और डिक्रीज इन डाउटफुल, बस यही 4 हैं। पहले तो आप अच्छी तरह से ये चारों एंट्रीज हिफ्स कर लें, बाद में सोचेंगे कि डेबिट क्यों हो रहा है तो क्रेडिट क्यों हो रहा है। फिर आपको इंक्रीज इन अलाउंस निकालना आना चाहिए, डिक्रीज इन अलाउंस निकालना आना चाहिए। ये सीख लिया तो टॉपिक खत्म, यही टॉपिक है। बेड डेट्स, बेड डेट्स रिकवर्ड, इंक्रीज इन अलाउंस, या लेकिन अब एग्जामिनर जो जिस टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछता है ना, घुमा फिरा के, उसके लिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर 20 25 30 सवाल आपने मुख्तलिफ जाविये से प्रैक्टिस भी किए हुए। ऐसा मैथ्स में घुमाएगा आपको, इधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा, उसकी आदत है। सही है। हम ओपनिंग बैलेंस लेकर क्लोजिंग निकालते हैं, वो कहेगा क्लोजिंग लो ओपनिंग निकालो, तो वो मैथ्स में घुमाएगा, कॉन्सेप्ट में नहीं। लेकिन स्टूडेंट घूम घूम जाते हैं, उसकी वजह होती है, उसकी वजह होती है वो रट्टे मार मार के आगे जा रहे होते हैं, रट लेते हैं। देखो बीएफ होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, रट्टे मारने के बजाय पहले आप याद करें, फिर उसको कॉन्सेप्चुअली पकड़ने की कोशिश करेंगे ये क्यों रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे। सही है। अब देखो पीआरसी में जो रट्टा मार के गया कैफ में, उनके हमने ऐसे बर्बादी देखी ना इस दफा, अपने स्टूडेंट्स की। हमें तो पता है तो होगा, कॉमन सी बात है। अब पीआरसी का जो टॉपिक है ना, कैफ में वो टॉपिक मौजूद नहीं हो तो एडवांस टॉपिक है। उसने पीआरसी के एरर का एक सवाल दिया, उसमें उसने एक एरर इसी का डाल दी। अब आधी आवाम तो भूल चुकी होगी कि डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, फंस गए एरर में, किसी से पूरा सवाल अच्छा नहीं हुआ। हालांकि वो देखा जाए तो बड़ा आसान सा सवाल था, 6 8 नंबर में। उसकी वजह है कि वो चाहता है पीछे वाला भी रिटेन करते हुए चले, पूरी चेन चल रही है। पीछे से अकाउंटिंग 1, फिर अकाउंटिंग 2, फिर अकाउंटिंग 3, फिर अकाउंटिंग 4। आप मार्केट में जाके बोलेंगे भूल गया बेड डेट्स क्या होते थे, बोलेंगे वो तो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इंटर में, मैं भूल गया। कहेगा भाई काम करना है ये सारी चीजों को अप्लाई करके, कहाँ से भूल गया? ये ऐसा है, आप अपना नाम भूल जाए लेकिन एसेट लायबिलिटी नहीं भूलनी है आपको, क्योंकि आपको आगे काम किस चीज पे करना है, इन्हीं चीजों पे तो काम करना है आपको। ये भूल गए तो परचेजेस का ऑडिट करना है, सेल्स का ऑडिट करना है, परचेज रिटर्न का ऑडिट करना है, कैश का ऑडिट करना है। आपको पता ही नहीं कैश बुक होती क्या है, पेटी कैश क्या होती है। अगर मैं आपको पेटी कैश का ऑडिट पकड़ा दूं तो आपने कहा पेटी कैश क्या होती है, तो ऑडिट कैसे करेंगे? तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट, इसलिए बेड़ा गर्क हो गया। पहले सीए में बच्चा अच्छा आता था, अब सीए में आ रहा है कचरा। सही है। उसकी वजह है आई कैप ने पहले एंट्री टेस्ट रखा हुआ था सबके लिए। तुर्रम खाना को ए लेवल्स में ए स्टार पोजीशन होल्डर, बोले भाई टेस्ट दे, टेस्ट देंगे,
और टेस्ट में क्या होता था, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, आधी आवाम तो वही लुढ़क जाती थी। 4 मरतबा टेस्ट दे के आया हूं मैं, 4 मरतबा टेस्ट पास करके वो आईकेप में आता था, तो कुछ होगा ना, सीख के आ रहा होगा। अब क्या है, 50 से 60% मार्क्स है तो टेस्ट देगा, 60 से ऊपर होंगे, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अब वो आता है ना, उसको कहते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। फिर भी हमने जान मार के पिछले साल में अच्छे खासे बच्चों को पास करवाए पीआरसी, अच्छे खासे बच्चे पास हो गए, लेकिन वो आगे नहीं चलेंगे जब तक वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। गिर पड़ के BWCS में रट्टे मार मार के ऐसे ही याद कर लिए कुछ बच्चों ने पुराने, कि यार टॉपिक रिपीट हो जाएगा, एक ने तो पूरी हिफ्स करके चला गया, हो गया ना पास। दिस इज द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है। एमसीक्यूज बेस में तो आप रट्टे मार मार के, क्या तुक्के मार मार के भी पास हो सकते हैं। सही है, आपने कहा ये तुक्का, ABCD पता लगा, पास हो गए। मैनुअल एग्जाम में क्या करेंगे, उसके लिए आपको ना तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तानी टीम हमेशा बगैर तैयारी के जाती है इंडिया को धोने के लिए, वो हमें धो के चले जाते हैं। अब लड़ रहे हैं कि जी हाथ नहीं मिलाया तो अच्छा नहीं मिलाया, बोले तो नापाक है, मत मिला दे, अच्छा हमारे हाथ। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आना चाहिए था मीडिया पे, बोले हम वैसे भी दूसरों से हाथ नहीं मिलाते जो नजिस होते हैं। ऐसा धमाका होता ना मीडिया पे, हिल जाती पूरी दुनिया। मीडिया कोऑर्डिनेटर ही खराब है पीसीबी का, फारिग बंदा। वो लगता है टुनों के सो रहा होता है, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। कोऑर्डिनेटर रखते क्यों है, वो हालात देख रहा होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा प्लेयर ये कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। पूरा होमवर्क होता है महीनों सालों पहले। पाकिस्तानी कभी नहीं करते, क्योंकि उनका डेटा बहुत है, एडवर्टीजमेंट तो यहाँ चक्रों में वहां चक्रों में। इन पे पाबंदी होनी चाहिए, सेलिब्रिटीज नहीं बन सकते आप, यू आर ए स्पोर्ट्समैन। आप इस तरह के एड वगैरह में नहीं आ सकते। सही है, आप स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बने। आप निहारी नहीं खा सकते, आप बिरयानी नहीं खा सकते, ये तो भाई पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन ये काम नहीं करता। स्पोर्ट्समैन जो ना खाना ही नहीं खाता भाई, वो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो खाना कहाँ खाते हैं, वो जूस पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मेरी बॉडी खराब ना हो जाए तो, मेरा शेप खराब ना हो जाए तो। ये पाकिस्तानी हडाराम को, ये जो नई वाली है हडाराम, बिल्कुल एक नंबर के। अगर आपको एक बड़े मैच की तैयारी करनी है तो आपको 2 साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी। 2 साल बाद मैच होगा, ये हारना नहीं किसी सूरत, मर जाओ। लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था, मुझे बहुत क्रेज था। कब तक, जब तक मैं प्रोफेशनल फील्ड में नहीं आया, इतना क्रेज था कि आपकी सोच है। तो मैं जब मैं खेलता था ना, मैं कहता था आउट करके दिखाओ, चैलेंज है तुम्हारे, तो ऐसी की तैसी। मुझे तो हाथ जोड़ लेते थे, तू जा भाई यहाँ से, मैंने आउट तो होता ही नहीं, करके दिखा दो। तो हमारे पुराने खिलाड़ी थे ना, 80s वाले 90s वाले, वो ऐसे ही खेलते थे। लोग बोलते थे हाथ जोड़ो भाई, जा यार यहाँ से, आउट हो कम से कम। वो प्रोफेशनल थे, उनको पैसे कम मिलते थे, वो कंट्री के लिए खेलते थे। ये बता किसके लिए खेलते, पैसे, नोट। तभी तो नहीं खेलते, इनकी टेक्निक खराब है तो सीखते नहीं है। टेक्निक खराब है, ये खराब, तुक्के शुक्के में 2-3 एक मार दिया तो जिंदगी भर चल रहे होते फिर अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप। पाकिस्तान में टीम में आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पता है आपको। इतने लाख रुपए होंगे ना तो आप आ सकते हैं। इतने लाख रुपए, पाकिस्तान में हर चीज में पैसा चलता है। जब पैसे दे के आएंगे, या रिलेशनशिप चलते हैं, या मेरा भतीजा का दोस्त है भाई का, इसको भेज दो यार, उसको खिला दो, इसे ग्रीन कैप दे दो यार, एक मैच तो खिलाओ कम से कम बेचारे को। या कोच आ गया, उसने कहा मेरा भतीजा है, सही है, मेरा भांजा है, सही है। वो इंजमाम उल हक का भतीजा भांजा नहीं था, उसको कितना क्रिटिसाइज किया। भाई परफॉर्मेंस नहीं तो आप कैसे खेलेंगे। लाइन लगी हुई है, इतने खेलने वाले गली मोहल्लों में, लेकिन वो लाते पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपना मन पसंद लेगा। यहाँ भी वो है डिस्क्रिमिनेशन, पंजाब वाला आएगा तो ये उसके पीछे लग जाएगा, सिंध वाला आएगा तो उसकी टांगे खींचेगा, बलूचिस्तान वाला आएगा तो कहेगा हमारा है ये, इसको निकाला ना हम ये कर देंगे। यानी ये स्पोर्ट्समैन नहीं कर रहे, पाकिस्तानी वाली कहानी चल रही। जैसे पाकिस्तान चलता है वैसे टीम चलती है, वैसे आईकेएफ भी वैसे ही चलता है। आईकेएफ की पॉलिसी भी ऐसी है, हर चीज ऐसी, हमारा हर इदारा तकरीबन प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के मोरलेस ऐसे ही चलता, तमीज से नहीं चलता। तभी तो मसाइल है। पूरी टीम को लाइन में खड़े करें, हिटलर की तरह गोली मार दे, बोले इंडिया से अगला मैच हारे ना तो तुम सबको 2 साल के लिए बैन लगा देंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये ना जीते ना, मैं यहां पर बैठा हूं, मर जाएंगे, बॉल जारी होगी, 4-4 गिरेंगे उसके ऊपर, रोको किसी तरीके से, पूरी जान मारेंगे, खून पसीना एक करेंगे। अभी क्या, क्रिकेट तो हार जीत का खेल है। तो एक 2-3 जुमले रट लिए इंग्लिश बोलने के, और जो मीडिया पे तबसरे देने वाले एक्स क्रिकेटर होते हैं वो फारिग, बिल्कुल बिल्कुल फारिग, वो अपनी कहानियां। अगर टॉस जीत के पाकिस्तान हार गया ना तो उसको पता क्या कहना है कमेंट्री में,
यही तो मैं कह रहा था, टॉस जीत के फैसला क्यों किया बैटिंग करने का। अगर वो बॉलिंग कर ले तो फिर हार जाते। बॉलिंग क्यों की, बैटिंग करनी चाहिए थी। सारे डैश है, बिल्कुल उनको खुद कुछ नहीं पता कि हमें बोलना क्या है। सारे जाहिल इब्ने जाहिल। पता है जाहिल इब्ने जाहिल कौन होता है? जाहिल पीछे वाले भी जाहिल, जाहिल मुतलक। जाहिल मुतलक का मतलब ना और डबल स्टैंप वाला जाहिल। ये चलाएंगे पीसीबी को और फलां को। करोड़ों अरबों रुपए के कौम के टैक्स के पैसे हैं इनके पास। मीडिया स्पॉन्सरशिप, टैक्स के पैसे जो इन लोगों पे खर्च होते हैं। कोई ना ऑडिट दिए ना, चेक एंड बैलेंस, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, रिश्तेदार, रिलेशनशिप। जिस दिन पाकिस्तान से रिश्तेदारी कल्चर खत्म हो गया ना, उस दिन पाकिस्तान सुधर जाएगा। कोई जाए बोले कौन हो आप, बोले आपका छोटा भाई, बोले साइड पकड़ो, तुम्हें अलग से टेस्ट किया जाएगा। मैं टेस्ट नहीं करूंगा भाई, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा छोटा भाई आएगा तो मैं उसको रखूंगा नहीं रखूंगा? रखूंगा ना। उसका इंटरव्यू मुझे करना ही नहीं चाहिए। उसका इंटरव्यू किसे करना चाहिए? किसी और को। हमारे यहाँ तो एक फोन जाता है, फला बनता है ये मेरा जानने वाला है, कह रहा आपको इंटरव्यू की जरूरत क्या है सर, आप तो आए, आपकी सीट पहले है। पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, 1947 से ऐसे ही चल रहा है, बगैर मेरिट के, जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना। चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, बगैर मेरिट के ऐसे ही चलता रहेगा। और उस पर भी नुकसान हो रहा है ना, जो जो लोग होते हैं, जब उनके साथ कुछ बुराई होती है ना, वो रुकते ही नहीं यहाँ पर। वो कहते हैं अच्छा, सॉरी, दुबई, सऊदी अरब, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, कितना लॉस है आपको पता है? बंदे का, पका हुआ बंदा बाहर जाना इज अ ह्यूज लॉस। वो कारपेंटर को भेज दें आप, सही है, वो चलेगा, इतना मसला नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको तो रोकना चाहिए भाई, खुदा के वास्ते रुक जाओ, मत जाओ। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो हमसे हर महीने, यहाँ पाकिस्तान में काम करो। वो रुकने को तैयार नहीं। यहाँ मिलता है टिकट, वहां से भाग जाता है वो, प्लानिंग करके भागता है। ये तो मसला है। खैर, तो आप एक याद रखें, कभी क्या आ रहा होगा, कभी क्या आ रहा होगा? डिक्रीज। आपको ये एंट्री पता होनी चाहिए, इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री। एक चीज नोट कर ले, जब भी इंक्रीज इन अलाउंस आएगा, उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ये एक्सपेंस की एंट्री पास होगी। तो जब भी डिक्रीज इन अलाउंस होगा तो एक्सपेंस तो नहीं बनेगा, फिर वो इनकम की तरह रिकॉर्ड होगा। अब स्टूडेंट पूछेगा चले समझ में आता है, डाउटफुल डेट ज्यादा हो रहे हैं तो नुकसान है, समझ में आता है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर डाउटफुल डेट्स कम हो रहे हैं तो ये इनकम कैसे बनी? इनकम तो हम कमाते हैं ना, ये कमाया कोई हमने, इनकम कैसे बनी? जी नहीं, वो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, सर हम जो ये इनकम कैसे बनी? प्रॉब्लम्स बना तो इसका जवाब, इसका जवाब ये है कि पिछले साल आपने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया था? पिछले साल आपने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, तो उस एक्सपेंस को कम किया गया है, और एक्सपेंस कम हुआ तो क्या बन गया? इनकम बन गई। ये आंसर है इसका। ये कोई इनकम हमने कमाई नहीं है, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन इन एक्सपेंस। क्यों इनकम बनी? रिडक्शन इन एक्सपेंस। भाई तुक्के मार रहे हैं ना, तुक्के मार रहे हैं, कभी एक्सपेंस बन रहा है, कभी एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो अगली दफा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो क्या बन जाएगी? थ्योरी में ये सवाल आ जाता है बाज दफा। तो आप याद रखिए, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स होगा तो क्या बनेगा? एक्सपेंस। और एक डिक्रीज होगा तो, और दोनों एंट्रीज में नजर आ रहा है, डाउटफुल डेट्स डेबिट एज एन एक्सपेंस। डाउटफुल डेट्स, तो क्रेडिट का मतलब तो एक्सपेंस नहीं होगा, क्रेडिट का मतलब क्या बन गया? इनकम। कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको? चार एंट्रीज हो गई। बैड डेट्स की एंट्री बोलो। डेबिट, सही है। बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्रेडिट। इंक्रीज इन अलाउंस देख के बता दो, इंक्रीज इन अलाउंस, डाउटफुल डेट्स डेबिट। अब आपको ये याद करने की क्या जरूरत है, उसको उल्टा कर देना, सही है। इंक्रीज इन अलाउंस याद कर ले और डिक्रीज इन अलाउंस को पलट दे, उल्टा कर दे।
डाउटफुल डेट्स क्रेडिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट। ठीक है जी।